नमस्कार दोस्तों। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हिंदी में कहें तो सरकारी संघवाद, इसका नायाब नमूना भारत में देखने को मिल रहा है। एक ऐसा नायाब नमूना जिसमें सत्ता की जंग भी चल रही है तो सहकारी संघवाद भी दिख रहा है। सहकारी संघवाद क्या कहते हैं इसको, कितना शानदार शब्द है। और इस शब्दावली को लेकर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपनी सरकार की नीतियों का खाका खींचना शुरू किया तो लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वाकई इस देश में एक ऐसी आदर्श स्थिति आएगी कि देश के प्रधानमंत्री जो सपना देश को दिखाएंगे, देश के प्रधानमंत्री जो संकल्प तय करेंगे, उस संकल्प पर एक विपक्षी दल से आने वाला मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के सपने को सच करता हुआ दिखाई देगा। आपको लग रहा होगा कि कहीं ये मजाक है, लेकिन ये मजाक कहीं से नहीं बल्कि दरअसल ये हकीकत है आज की। और इतनी बड़ी हकीकत कैसे हुई, आइए जरा मैं आपको परत दर परत इस पूरे मामले को बताता हूं। वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इस साल के शुरुआत की बात है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीडिया कॉन्क्लेव में भाग लेने गए हुए थे। वहां उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक आपने जितनी भी टीआरपी जमा करने का काम किया वो भ्रष्टाचार की खबरों पर किया, और अब आपको जो टीआरपी मिलने वाली है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की खबरों पर मिलने वाली है। तो कमर कसकर तैयार हो जाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की खबरों पर टीआरपी बटोरने के लिए। यह देश के प्रधानमंत्री के मुखार बिंद से निकले हुए शब्द थे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री के इस सपने को सच करने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के से आने वाले देश के प्रधानमंत्री के सपने को सच करने के लिए कांग्रेस पार्टी से आया हुआ एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा कदम उठा लेगा, इतना बड़ा कदम उठा लेगा जिस पर देश के प्रधानमंत्री को निश्चित तौर पर गर्व होना चाहिए। और ये गर्व इसलिए होना चाहिए कि जो बात उन्होंने उस मीडिया कॉन्क्लेव में कही थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की खबरों पर टीआरपी बटोरने की बात, उसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा कर दिखाया। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली केंद्र सरकार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र माने जाने वाली एजेंसी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके 2 अधिकारियों को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। पूरे देश ने यह देखा और यह सुनकर सन्न रह गया, पूरा देश यह सुनकर सन्न रह गया कि आखिर यह हुआ क्या। जिस ईडी के ऊपर देश के प्रधानमंत्री और पूरी सल्तनत को इतना भरोसा था कि तमाम विपक्षी नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करना, कथित भ्रष्टाचार को उजागर करना, भले ही वो सजा न दिलवा पाए, भले ही उसका कन्विक्शन रेट 0.4% हो, बावजूद इसके इलेक्शन नैरेटिव बनाने में जो ईडी काम आ रहा था, अब वो ईडी खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक संकल्प तो पूरा हो गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की खबरों पर टीआरपी बटोरने का वक्त आ गया है। एक टीआरपी तो मीडिया के लोगों को कल मिली, भले ही गोदी मीडिया उसे ना दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर प्रधानमंत्री का यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बुरा सपना भी लेकर आया। क्योंकि जिस हथियार से, जिस अस्त्र के सहारे, जिस ब्रह्मास्त्र के सहारे विपक्ष को रोकने की कोशिश हो रही थी, वो खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में शामिल निकली। लेकिन कल का दिन ईडी के लिए सिर्फ राजस्थान से ही बुरी खबर लेकर नहीं आया, बल्कि कल का दिन ईडी के लिए, ईडी को चलाने वाले इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों के लिए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक पूर्व अधिकारी की तरफ से भी एक बुरी खबर लेकर आया। और उस पूर्व अधिकारी का नाम है अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, वही अरविंद केजरीवाल जिन्हें आप और हम सभी जानते हैं, वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी और कांग्रेस पार्टी की सत्ता पलट गई। वही अरविंद केजरीवाल जो लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में सम्मन भेजने का काम किया, लेकिन सम्मन में यह नहीं बताया कि उन्हें बुलाया किस लिए गया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब के माध्यम से ईडी की जो धुलाई की, संभवतः ईडी के लोगों ने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी कि वर्तमान आईआरएस अधिकारियों को एक पूर्व आईआरएस अधिकारी सीधे सीधे जमीन पर लाकर खड़ा कर देगा, उनके सामने इकबाल का संकट खड़ा कर देगा। और यही अरविंद केजरीवाल ने किया, बिल्कुल यही काम किया है। अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे ईडी के लोगों से पूछ लिया कि महोदय, आपने मुझे बुलाया तो जरूर,
दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में बुलाया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस हैसियत से बुलाया। आम आदमी पार्टी के मुखिया की हैसियत से बुलाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाया, एक नागरिक की हैसियत से बुलाया। ये चीज़ें आपने स्पष्ट नहीं की कि आखिर आपने जिस अरविंद केजरीवाल को बुलाया वो कौन से अरविंद केजरीवाल है, उनकी क्या भूमिका हो सकती है, जिस बारे में आपको पूछताछ करनी है। और साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने ये भी पूछ लिया कि आपने मुख्य आरोपी के तौर पर बुलाया है या गवाह के तौर पर बुलाया है। इतना बड़ा दांव अरविंद केजरीवाल सिंगरौली यानी मध्य प्रदेश निकलने के पहले ईडी के मुंह पर फेंक कर चले जाएंगे, ईडी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि ईडी अब तक कंफ्यूज है कि अरविंद केजरीवाल को जो बुलाया गया उसमें लिखा क्या जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि मामला चंदे का है तो चंदा राजनीतिक दल को जाता है, और जो कथित आरोप चंदे के हैं तो फिर मनीष सिसोदिया क्यों, आम आदमी पार्टी को किस केस में क्यों नहीं पार्टी बनाया जाता। और जब चंदे का मामला होगा, आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाएगा, तो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष को बुलाना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के मुखिया को, उसके संयोजक को बुलाने का क्या औचित्य है। बैंक के मामले में जब कोई फ्रॉड होता है, बैंक ब्रांच से यदि किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक के ब्रांच से यदि कोई गबन होता है तो ब्रांच मैनेजर को पहले नहीं पकड़ा जाता, पहले कैशियर को पकड़ा जाता है। और फिर कैशियर के पास से जो सबूत मिलते हैं, ब्रांच मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट के कोई सबूत मिलते हैं, तभी ब्रांच मैनेजर तक उस जांच की आंच पहुंचती है। लेकिन यहाँ कैशियर को छोड़कर सीधे पार्टी प्रमुख को यानी ब्रांच मैनेजर को बुलाने की जो कवायद ईडी ने की थी, उसमें वो सीधे सीधे घिरती हुई दिखाई दे रही है। तो कल का दिन ईडी के लिए जैसा भी रहा हो, आगे ईडी अपनी गतिविधियों से बाज आएगी, ये कहना मुश्किल है। और अभी की जो ताज़ा खबर आ रही है, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, उस वक्त जो खबर मुझे मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने उन्हें जिसलिए गिरफ्तार किया है, उस ईडी की गिरफ्तारी के आधार को ही चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। किसी को समझ में नहीं आया कि संजय सिंह का अपराध क्या है, संजय सिंह क्यों जेल गए। पूरे देश में जिसने भी सुना कि संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, सबको आश्चर्य हुआ। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, जिस प्रकार से सुनवाई आगे बढ़ रही थी और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे थे मनीष सिसोदिया की जमानत के मुद्दे पर, उसके बाद उन्हें जमानत नहीं मिली, तब आश्चर्य हुआ। मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया, उस पर लोगों को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, सिवाय इसके कि ईडी आजकल विपक्षी दलों के नेताओं को तो पकड़ ही रही है। लेकिन सवाल संजय सिंह का जब उठा तो सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर संजय सिंह का गुनाह क्या है। संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई थी? संजय सिंह की गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में जिन दो लोगों ने, एक व्यवसायी और एक वाईएसआर पार्टी के विधायक, उनके सांसद पिता भी थे, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता की भी कथित खबरें आ रही थी। लेकिन इन दो लोगों को जब जमानत मिली तो इस शर्त पर जमानत मिली, ईडी सीबीआई ने विरोध भी नहीं किया जमानत का, इस शर्त पर दरअसल जमानत मिली कि ये लोग अप्रूवर बन गए हैं। अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बन गए हैं और सरकार को जांच में सहयोग करेंगे। और जांच में सहयोग करने वाले इन दोनों महानुभावों ने जो सहयोग किया, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से, मनीष सिसोदिया भी उसमें शामिल थे, इन दोनों लोगों को संजय सिंह ने मिलवाया। और संजय सिंह ने मिलवाया, उसके बाद इन लोगों ने कथित तौर पर पैसे दिए। अब पहली बात ये कि जो लोग इसी शर्त पर बाहर निकाले गए कि वो सरकारी गवाह बनेंगे, तो वो व्यक्ति जिसको इस शर्त पे बाहर निकाला गया है कि वो सरकारी गवाह बनेंगे, यानी पिजड़ाबंद तोतों की भाषा बोलेंगे। पिजड़ाबंद तोता मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था। तो पिजड़ाबंद तोतों की भाषा बोलने के लिए जिन्हें सरकारी गवाह बनाने के लिए जेल से निकाला गया, जमानत जिन्हें दी गई, उनके कहने पे कि किसी ने किसी को किसी से मिलवा दिया, मुलाकात करवा दी, वो अपराधी हो गया और उसे ईडी ने गिरफ्तार करने का काम किया। अब उस आधार को ही चुनौती देने के लिए संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब सवाल उठता है कि राजस्थान में जो गिरफ्तारी हुई है नवल किशोर मीणा, जो ईडी के अधिकारी हैं, उनके सहायक बाबूलाल मीणा की, चाहे अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को धता बताते हुए न तो वो 2 नवंबर को कल उपस्थित हुए और न ही उन्होंने कल उपस्थित होना उचित समझा।
साथ ही साथ सवालों का एक बड़ा सा पुलिंदा भी, बेहद गंभीर सवालों का पुलिंदा ईडी के सामने रख भी दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार का सबसे बड़ा हथियार, जिसके सहारे भ्रष्टाचार की कथित कार्रवाई का नाटक रचते हुए सरकार पूरे विपक्ष को कहीं ना कहीं कुंद करने पर लगी थी, वो हथियार ही बोथरा होता हुआ नजर आए, वो ईडी ही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नजर आते हुए नजर आए, तो आगे ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन कब ईडी की कौन सी सीडी बाहर निकाल दे। सीडी निकालकर भारत की सियासत में सियासत को खत्म करने की किसी भी नेता की, चाहे अपनी पार्टी के हों या विपक्षी पार्टी के हों, सीडी के सहारे सियासत खत्म करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में शामिल रही है। संजय जोशी से इसका पूछा जा सकता है कि संजय जोशी को किस प्रकार से सीडी प्रकरण ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से नीचे उतारकर बियाबान में धकेल दिया, राजनीतिक रूप से बियाबान में धकेल दिया। लेकिन अब ईडी की सीडी आने वाले वक्त में निकलनी शुरू हो जाए, कौन जानता है क्या होगा। अभी तो गिरफ्तारी हुई है, रंगे हाथों 15 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। 2 महीने पहले दिल्ली के इसी कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यानी ईडी के लोग जांच एजेंसियों को कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग का धंधा बनाते हुए नजर आए, तो आने वाले समय में कौन विश्वास करेगा कि ईडी ने जिसे पकड़ा है वो वाकई भ्रष्ट है, उसने वाकई किसी प्रकार का आर्थिक घोटाला किया है, वाकई उसने सरकार के राजस्व को चूना लगाया है, और वाकई सत्ता का पिंजड़ाबंद तोता होने का जो ईडी के ऊपर आरोप है वो सच है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो चुनावी साल में, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मौजूदा सत्ता की, जिसका नेतृत्व नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर रहे हैं, उसकी बुनियाद हिलाता हुआ नजर आ रहा है। उस नैरेटिव की बुनियाद जो भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पर रची गई, उस नैरेटिव की बुनियाद, जिस नैरेटिव के ठीक पहले अगर आपको याद हो तो 2013-14 में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी चुनावी सभाओं में 10-15 लाख रुपए लोगों को यूं ही मिल जाएंगे जब काला धन विदेश से वापस लेकर आएंगे। काला धन तो नहीं आया। डिमोनेटाइजेशन के टाइम लोगों का सफ़ेद धन भी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन गया, पूरी तरह से बैंकों में चला गया, और अब 2000 के नोट जो डिमोनेटाइजेशन के बाद निकाले गए वो भी उस सिस्टम का हिस्सा बन गए। उस सिस्टम का हिस्सा जो नहीं बना, क्या ईडी उसके पीछे पड़ी हुई है? आखिर इस सिस्टम का मतलब क्या है, जिस सिस्टम में सत्ता नाम केवलम, सत्ताधारी पार्टी नाम केवलम, सत्ताधारी गठबंधन नाम केवलम, अन्यथा कहीं ना कहीं जेल का रास्ता देखने की जो कवायद है या दिखाने की जो कवायद है वही एकमात्र मंजिल है। और इस मंजिल को सुनिश्चित करने का काम यदि ईडी कर रही है, कोई नहीं जानता कि आने वाले वक्त में ईडी के लोगों की गिरफ्तारियों की बाढ़ आ जाए। भूपेश बघेल ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए, दूसरे मुख्यमंत्रियों ने भी लगाए, हेमंत सोरेन ने भी लगाए, और आने वाले वक्त में आरोप यदि गिरफ्तारी की शक्ल में नजर आने लगे तो फिर आगे देखते जाइए कि सियासत नीचे गिरता है, बदले की राजनीति नीचे गिरती है, कोई नहीं जानता कि कौन कितना गिरता है। इतना जरूर दावे के साथ कहा जा सकता है कि गिरने और गिराने के खेल में ईडी सबसे ज़्यादा नीचे गिरती हुई नजर आएगी। इतनी नीचे गिरती हुई नजर आएगी कि इकबाल शब्द भी ईडी के साथ प्रयोग करने पर उस इकबाल शब्द का अपमान होता नजर आएगा। अब देखते हैं ईडी इकबाल बचा रही है, ईडी अपनी नाक बचा रही है, या ईडी जिसका पिंजड़ाबंद तोता बनी हुई है उसकी नाक बचा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने इस देश नीति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर मंगलवार और शुक्रवार आपसे इसी देश नीति चैनल पर मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।